साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 मौर्य साम्राज्य कब कब आया, कैसे आया, कौन राजा था, इसके बारे में जानेंगे। पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। लुसेंट का जो अगला पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, इसमें मौर्य वंश को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक था ना, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये घनानंद को हराकर, एक्चुअली क्या था, घनानंद को हरा करके 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। पहले तो जानेंगे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। इतिहास में इसका वर्णन कैसे मिलता है? जस्टिन नाम का एक लेखक थे, अंग्रेजी था। इसने सेंडोकोटस नाम रखा था इसका, सेंडोकोटस यूनानी वगैरह था। बाद में विलियम जोन्स आए और उन्होंने जब इसको पढ़ा समझा तो कहा नहीं, कि जो सेंटोकोटस है ना, नाम जो सेंटोकोटस है, एक्चुअली यही यूनानी नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में घनानंद का बहुत बड़ा योगदान था। सॉरी, घनानंद नहीं, ये चाणक्य का। घनानंद तो दुश्मन था। तो चाणक्य जो थे, जिसको विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है, और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करा था? शिक्षा दिया था कि कैसे क्या हराना है, कैसे क्या राजनीति बनाना है। इनकी बहुत लंबी एक चर्चा हो जाएगी उस पर, लेकिन फिलहाल मैं वहाँ नहीं जाता। एक मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है, जिसका लेखक विशाखा दत्त है। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया कि वो निम्न कुल का था, वृषण, बड़ा निम्न कुल का व्यक्ति था, ऐसा इन्होंने वर्णन करा है। विशाखा, जो मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे, विशाखा दत्त ने ऐसा वर्णन करा है इन्होंने। चाणक्य के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते। चाणक्य जो थे, ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र ये बेसिकली राजनीति से संबंधित है। इसमें सप्तांक के बारे में बताया गया, 7 अंक। उनका मानना था कि राज की प्रकृति, उन्होंने मुख्य रूप से राज की प्रकृति का वर्णन किया है। राज कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, दोस्त कैसा, दुश्मन कैसा हो, उससे कैसे व्यवहार करे। इन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया है। तो उसी में जो है कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के 7 अंग हैं। अर्थशास्त्र जो लिखा है ना इन्होंने, ये अर्थशास्त्र मतलब वो अर्थशास्त्र मत समझिए पैसा वाला, इकोनॉमी इकोनॉमी वाला नहीं, ये राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें 7 अंग के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। 7 अंग में है स्वामी, स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री, स्वामी अमात्य, जनपद, जनपद मैंने जिला भी होता है, राज्य भी बोल सकते हैं, जो भी बोले उस समय का, दुर्ग, कोष, कोष मैंने हुआ धन वगैरह जो भी है, दंड या सेना, दंड या सेना या मित्र। ये इसको सबको सप्तांग भी कहते हैं, सप्तांग, ठीक है। किसी राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका उन्होंने इसमें वर्णन किया, अर्थशास्त्र में बेटा वर्णन किया। 322 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता, चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है। और ये एक्चुअली जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म को मानता था। ये इन्होंने, इसका जब देहांत हुआ था, अंतिम जो सांस लिया था ना, सरवन बेल गोला में लिया था। सरवन बेल गोला में लिया था। बाकी आगे बताएंगे, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने क्या करा, सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी बेटी से शादी कर लिया, जिसकी उसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया नाम था इसकी बेटी का, नाम था, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया, उसी से शादी किया। और इसी में सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा, इसको दहेज के रूप में ने काबुल दे दिया, काबुल दिया, कंधार दिया, हेरात दिया और मकरान, ये दहेज के रूप में दे दिया। सोच लो, बिहारी तब भी तिलक लेता था, है ना। और उसी की शर्त से सीज फायर हो गया, मतलब संधि हो गया, युद्ध संधि हो गया कि भाई अब हमको परेशान मत करो। ये बेचारा सलेंडर बोल दिया, अपनी बेटी को भी दे दिया, ये सब सारा सारा। बेटी को शादी किया था प्रॉपर तरीके से, दे नहीं दिया, मतलब शादी किया था, अच्छे सेंस में मानेंगे इसको, ठीक है। आगे ये सेल्यूकस निकेटर ना, ये सेल्यूकस निकेटर जो था, सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो था, सिकंदर के सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है,
चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा जो हुआ, शिक्षा दीक्षा जो दिए थे ना मौर्य, ये थे जैन गुरु थे, जैन गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु ये पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे, जैन गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक मेगास्थनीज आया था। ये कात्री था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका एक पुस्तक लिखा था। उसमें ना वर्णन किया है, सम्राट के बारे में वर्णन किया है कि सम्राट जो थे जनता के बीच में जाते थे तो कैसा माहौल होता था, उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो ये कह रहा है, इंडिका में लिखा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता के बीच मिलने जाता था तो एक शोभा यात्रा निकाला जाता था। उन्हें सोने के पालकी पर बैठाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के हाथियों पर सवार होते थे, सोना और चांदी के हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे, है ना। पर इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते होते थे। तोते का झुंड होता था, सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा समानता हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। राजा होते थे चारों तरफ हथियार लिए हुए महिला से घिरा हुआ होता था, ठीक है। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वो पूरा वर्णन किया है इसमें। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। इस प्रकार मेगास्थनी जो है इंडिका में इस तरह से वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्रा के बारे में भी लिखा है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा पटना के बारे में लिखा है, कुछ शब्द लिखा है कि एक विशाल प्राचीर प्राचीर से घिरा हुआ था, है ना, जिसमें 570 बुर्ज थे, 64 द्वार थे। इस तरह से उन्हें वर्णन किया। 3 मंजिला वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी बनी इमारतें थी। राजा का महल काठ का बना हुआ था, राजा का महल लकड़ी का बना हुआ था, है ना, जिसे पत्थर की नक्काशी अलंकृत किया गया था। चारों तरफ उद्यान और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध का वर्णन जो था ना, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसका वर्णन एक जो है यूनानी लेखक थे, एम्पियानस, इन्होंने वर्णन किया। और प्लूटॉक ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 500 हाथी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान में दे दिया था, उपहार में दे दिया था। अब बताते 298 ईसा पूर्व में क्या होता है, श्रवण बेलगोला में उपवास ले लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। माने कि जैन लोग जो होते हैं ना, जनरली उपवास लेकर के वो अपनी प्राण त्याग देते हैं। वैसा ही उपवास लेकर के वो उनका निधन हो जाता है 298 ईस्वी में। 345 में बेचारा पैदा हुआ, ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ, और 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और 298 ईस्वी में क्या हुआ, मतलब स्वर्ग सुधार गया। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार जो था उत्तराधिकारी था, जो पिता के देहांत के बाद बैठता है, गद्दी पर बैठता है। ये मगध की राजगद्दी पर बैठता है। इसे अमित्र घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्र घात। शत्रु विनाशक भी कहते हैं, शत्रु विनाशक। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को बोला जाता था अमित्र घात। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का, जिसका संस्थापना किया था मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। मखली पुत्र गोसाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय का था, जिसे वो जैन मानता था चंद्रगुप्त मौर्य, इसी प्रकार ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। वायु पुराण में है ना, बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार या बारीसार भी कहा गया है। डाईमेकस नामक एक राजदूत आया था। डाईमेकस जो सीरिया, इसी के बिंदुसार के दरबार में आया था। जो सीरिया नरेश एंटीनियोकस थे, उसका ये राजदूत था जो आया था बिंदुसार के दरबार में। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसके बाद मेगास्थनीज के बाद ही डाईमेकस ही आया था। जैन ग्रंथों में ना
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है, सिंहसेन। इसी टाइम जो बिंदुसार के टाइम था, जो था तक्षशिला में जो होता है ना, तक्षशिला, तक्षशिला जो था, तक्षशिला हम बताएंगे तक्षशिला क्या था आगे। ये सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में था तक्षशिला। वहां पर विद्रोह जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अशोक को भेजता है। यहीं से अशोक फेमस होता है, ताबड़तोड़ मारता पीटता है। कहते हैं पहले तो सुसीम को भेजता है, सुसीम बेचारा सुशील रहता है, सुसीम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। फिर अशोक के भेजता है। अशोक तो पगलाइट था ही शुरू से, जरा रुक जा बताते हैं। बढ़िया से पिटाई करता है तहसीला जा करके, एकदम विद्रोह को एकदम पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर देता है अशोक। वहाँ जा करके तब जाते और फेमस हो जाता है, लोग जनता के बीच में और फेमस हो जाता है। ऐसा कहा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार जो था ना, सीरिया नरेश से कुछ मतलब सीरिया ने एंटियोकस प्रथम से ने मदिरा मंगवाया था, मदिरा शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना पत्र लिखा था। बौद्ध विद्वान थे एक तारानाथ, तारानाथ जो थे उन्होंने लिखा है कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। बिंदुसार के टाइम जो था ना, 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी जिसको कहते थे खल्लाटक, बोलते थे खल्लाटक, खल्लाटक। अब बिंदुसार, अब जिसका पिता ही 16 युद्ध जीत चुका, उसका बेटा तो और खतरनाक होगा। अब यहाँ से होते हैं महान अशोक, अशोका द ग्रेट, महान अशोक का उदय होता है। अशोक, ये अशोक जो था 269 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, ये गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी, ठीक है, इसकी माता का नाम शुभद्रांगी था। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठा था ना, वो अवंती का गवर्नर था, अवंती का राज्यपाल था। क्या था? अवंती का राज्यपाल था, अवंती, उज्जैन। अशोक का नाम, अशोक जो है उसका अभिलेख है मास्की, मास्की, गुजरा, नेतूर, नेतूर एवं उडेगोलम, इसमें मिलता है अशोक नाम का वर्णन मिलता है। अशोक का जितना भी इतिहास है ना, हमें जनरली अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अशोक क्या था, कहाँ था, नहीं था, सारा चीज़ हमें जो प्राप्त होता है वो अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके अभिलेखों को ना 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख मतलब कि गुफा का लेख, ये पत्थर पर हुआ एक पिलर बनाकर, अशोक स्तंभ का नाम सुनेंगे आप। गुहा लेख मतलब कि जो गुफाओं में बनाया जाता था, उस लेख में पता चलता है। बहुत सारे लोगों ने इसके लेख के अनुसार पढ़ करके ना इतिहास इसका लिखने का वर्णन किया है। तो कुछ लोग अपने तरीके से भी लिखे हैं कि वो अपने विचार से अपने मन बना करके भाई अशोक ऐसा था वैसा था भी, है ना। तो इस प्रकार हुआ। मौर्य साम्राज्य के टाइम में ना कुछ प्रांत थे, मौर्य साम्राज्य के टाइम में प्रांत था, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। उत्तरापथ, उत्तरापथ का जो राजधानी था ना, ये था तक्षशिला। बेसिकली ये आता था कंधार वगैरह का एरिया आता था, तक्षशिला था उत्तरापथ का। फिर अवंती राष्ट्र, फिर एक अवंती राष्ट्र था। अवंती राष्ट्र का जो अधिकतर इसका उज्जैन था, उज्जैन, उज्जैनी बोलते थे उस टाइम इसको। कलिंग, कलिंग, कलिंग का जो था तोसली था, कलिंग का राजधानी कहाँ था? तोसली। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ जो था, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। और प्रासी, प्रासी जिसको पूर्वी बोलते थे, पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहाँ ये बैठा था करता था अशोक। ठीक है, कहने मतलब भारत का अगर हम पूरा नक्शा ले लें, उत्तर से दक्षिण तक, मोटा मोटी हम भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके, ऐसे जो भी है ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो एरिया था ना, ये उत्तरापथ कहलाता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये कलिंग का एरिया था जिसकी राजधानी तोसली थी। और ये पटना था, इसकी राजधानी, इसको पूर्वी पूर्वी प्रांत बोलते थे,
इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। और यहाँ पर ही था अवंती राष्ट्र यहाँ पर ही था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। यह मध्य प्रदेश पड़ता है ना यहाँ पर ही। और ये बीच में था दक्षिणापथ, जिसका राजधानी सुवर्णागिरी था। इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के जो है इसे राजा अशोक का वर्णन किया गया है। वो कर्नाटक का एक चितापुर तालुक के कनगहल्की से प्राप्त एक वरदार मूर्ति शिल्प में पाया गया कि शिलालेख में पाया गया कि मतलब में रूप चित्र में 7 रानियों अशोका शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मतलब कि राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। अब भाब्रू अभिलेख जो था, ये अभिलेख भाब्रू अभिलेख में ना इसने खुद को कहा था मगध का सम्राट कहा था। भाब्रू अभिलेख में ने इसने खुद को स्वयं को कहा था मगध का सम्राट, मगध का राजा। स्वयं को लिखा था कि भाब्रू अभिलेख में राजा बताया था। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन भी कहते हैं। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ऐसे मुख्य इसका नाम था इसका मुख्य नाम था देव नाम प्रियदर्शी अशोक था। इसका पूरा नाम ये था। आगे हम बढ़ते हैं। अशोक जो है अपने शासन काल के 8वें वर्ष में ना कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी, उस पर अधिकार कर लिया था। जिसका वर्णन है ना उसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में उसका वर्णन मिलता है। जिससे मेगास्थनीज आया था मौर्य के समय में, डाइमेकस आया था बिंदुसार के टाइम में। उसी प्रकार एक राजदूत आए थे, मिस्र का राजदूत था, फिलाडेल्फस का राजदूत था, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिनको टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है। उन्होंने डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। अशोक का जो शिक्षा था, अशोक को जो शिक्षा दिया गया देने वाले थे, उनका गुरु का नाम था उपगुप्त। जो बौद्ध धर्म का शिक्षा दिए थे ना, उनका नाम था उपगुप्त। जबकि आप देखेंगे जैन धर्म के जो भद्रबाहु थे, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिए थे जैन धर्म का। ठीक है, वैसे शुरू में तो चाणक्य के प्रभाव में था ही वो, वैसे जैन धर्म को मानता था। चाणक्य पंडित थे, यानी वैष्णव मत के थे। अशोक अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। माना जाता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। पहले शिव जी को मानता था, वो तांडव करता था बढ़िया से। लेकिन निग्रोथ लोगों का प्रवचन सुन के ना इसने क्या करा, बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त आए कि चलो भाई तुम बौद्ध धर्म बन जाओ, ये सब चीज में कुछ नहीं रखा हुआ, माया मोह सब है, मुक्ति पाओ वो सबसे। इस प्रकार वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा करा था। बोध गया गया था। और 12वें वर्ष की यात्रा निगाली सागर, और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। अब पता होगा लुम्बिनी किस लिए फेमस है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे पता चला कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो एक रौरा लेख है जिसमें बताया गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है।
कुछ और अभी अभिलेख हैं, जैसे रूमीन देई अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख, ये सब में मिलता है कि वो बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो शिलालेख था ना, इसमें पशु बलि निंदा पर उन्होंने चर्चा किया। दूसरा था मनुष्य एवं पशुओं को चिकित्सा के बारे में बताया था। तीसरा जो था, इसने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे हर 5वें वर्ष उपरांत जो है कुछ धार्मिक नियमों का भी पालन करें। चौथा जो था, इसमें भेरीभाष की जगह धम्म घोष की स्थापना की थी। सातवां व आठवां था अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन है। ठीक है। तेरहवां जो था ना, तेरहवां अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख था, तेरहवां। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, हृदय हृदय परिवर्तन का वर्णन है। ठीक है, यहीं पर इसका तेरहवां अभिलेख में बताया गया। चौदहवां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए चौदहवां अभिलेख में बताया है कि जनता को क्या करना चाहिए, धार्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए। अब अशोक कितना सॉफ्ट हार्टेड हुआ था कि अशोक ने क्या किया, आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम रखा था कर्ज, चुपार, सुदामा, एवं एक का नाम रखा था विश्व झोपड़ी, जिसका नाम था। अशोक के पौत्र हुए थे दशरथ, दशरथ नाम के एक पौत्र हुए थे, जो आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था। सातवें जो स्तंभ अभिलेख था ना, उसमें ये वर्णन किया है कि आजीविकों के लिए अशोक ने क्या किया था। अशोक ने अपने पुत्र जो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अभी भी ना पटना से चेन्नई के बीच एक ट्रेन चलती है, संघमित्रा एक्सप्रेस। ठीक है, और पटना में एक महेंद्र घाट है। तो इस प्रकार कुछ चीजें हैं जो इतिहास के चीजों से जुड़ा हुआ है, याद रखने की चीजें हैं। तो ये संघमित्रा जो पुत्री थी और महेंद्र कौन था, पुत्र था। इसने क्या करा था, इसको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कि जाओ बेटा बेटी बौद्ध धर्म का प्रचार करो। एक अनुसार से माना जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। बौद्ध परंपरा के अनुसार पता चलता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में जो शिलालेख थे ना, पत्थर पर लेखन की कला जो का किया गया था ना, वो उसका प्रचलन में लाने का श्रेय अशोक को ही जाता है। उसने प्रचलन में ला दिया था, उसको प्रचलित करवा दिया था। अशोक के जो लेख होते थे जनरली ब्राह्मी लिपि में होते थे, खरोष्टी लिपि में होते थे, ग्रीक लिपि में होते थे, अरमाइक लिपि में भी होते थे। 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता था। ये जगह जगह पे है, जैसे 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 आप ग्रीक की तरफ जाइएगा, अफगानिस्तान से आगे, वो ग्रीक हो जाएगा, अरमाइक हो जाएगा, खरोष्टी, ब्राह्मी, इस प्रकार सब सब है। फिर आगे बढ़ते, ग्रीक एक अरमाइक लिपि का अभिलेख जो था अफगानिस्तान में, जो अभिलेख है ना, उन जो प्राप्त हुआ अफगानिस्तान में, जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो ग्रीक एवं अरमाइक है। और खरोष्टी जो लिखा गया, खरोष्टी अभिलेख जो है, ये एक जगह है शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा एवं ये पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पूर्व में है। इसमें खरोष्टी लिपि का पता चला। देख, अफगानिस्तान में ग्रीक अरमाइक, पाकिस्तान में के शहनवाज और मेहनगढ़ी में खरोष्टी, और बाकी शेष भारत में ना ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के स्तंभों को अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख मैंने पहले ही बता दिया था। अशोक के शिलालेख का खोज ना सर्वप्रथम जो है 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथलेर ने किया था। इनकी संख्या 14 है, शिलालेख की संख्या 14 है। और सबसे पहला जो पढ़ने अशोक का अभिलेख पढ़ने में सफलता जो हासिल किया था 1837 ईस्वी में, जेम्स त्रिसेफ।
देखो शिलालेख की संख्या कितनी हो गई, 14। स्तंभ लेख की संख्या थी 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। स्तंभ जो था ना ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अब ये जो स्तंभ थे ना, स्तंभ पहला हम चर्चा करते थे प्रयाग स्तंभ। अब एक्चुअली ये सब भारत में है, इसका भी चर्चा कर लेते हैं। यह कौशाम्बी में प्रयाग स्तंभ जो थी ना, ये कौशाम्बी, यह यह स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था। कौशाम्बी में स्थित था, यूपी में पड़ता कौशाम्बी। इस स्तंभ लेख को अकबर ने क्या करा था, अकबर राजा जो था, इलाहाबाद के किला में स्थापित करवाया था इसको, कौशाम्बी से लाके। ये प्रयाग स्तंभ के बारे में बता रहे हैं। दूसरा था दिल्ली टोपरा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख। यह लेख फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या करा था कि टोपरा से दिल्ली लाया था। टोपरा से क्या करा, दिल्ली लाया, दिल्ली में ला करके लगाया। तीसरा था दिल्ली मेरठ, यह मेरठ में स्थित था। पहले स्तंभ जो था ये मेरठ में स्थित था, फिर इसको क्या करा, मेरठ से ला करके कहाँ रखा गया, इसको लगाकर दिल्ली भी लाया गया। ये लाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक यही सब काम करिए रहा था, सब लुटेरा वंश सब यहाँ पर। 4 में है रामपुरवा। यह रामपुरवा जो है ये चंपारण में, बिहार के चंपारण में स्थित है। इसका खोज 1872 ईस्वी में कार लायर ने किया था। पांचवा जो अभिलेख है इसका स्तंभ अभिलेख लौरिया अरेराज, यह भी चंपारण में है। छठा जो है लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, मोर का चित्र है इस पे। और सातवां जो है ना, सातवां अभिलेख जो सबसे लंबा अभिषेक है, अभिलेख सातवां है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था रूमिनदेई। कौशाम्बी अभिलेख है ना, उसको बोला जाता है रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहता है। प्रथम जो शिलालेख था उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे समान है। अब देखो कहाँ का, बांग्लादेश का एक जगह है महास्थान, वहां पर शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा, दैवी प्रकोप के बारे में वर्णन किया गया है। सोचो कितना बड़ा साम्राज्य था इसका। सारे कुना ये कंधार में पाया गया है। ये ग्रीक और अरमाइक में भाषा में लिखा गया है। जब अशोक जब मंत्री उंत्री को रखता था ना, तो उसको एक परीक्षा होता था, उपदा परीक्षण लिया जाता था। ये बहुत ही हार्ड परीक्षा होता है, यूपीएससी की तरह। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था, जिसकी संख्या 10 हो सकती थी, 12 हो सकती थी, 16 हो सकती थी, या 20 भी हुआ करती थी। शीर्ष अधिकारी होते थे उस टाइम, जिसमें रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्रा कहा जाता था। है ना, इसकी संख्या 18 हुआ करती थी। चर को जासूस भी कहते थे, जासूस को चर भी कहते थे। मगध साम्राज्य की बात हो रही है। मगध साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, अशोक के समय जो थे मौर्य साम्राज्य, अशोक का समय जो था मौर्य साम्राज्य जो था उसकी जो प्रांत की संख्या थी 5 थी। और पांचों की मैंने आपको बता भी दिया कहाँ क्या क्या था। जो उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची पूर्वी प्रांत ऊपर ही बता चुके हैं।
पांचों प्रांत थे उसको चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र, चक्र कहा जाता था। अब प्रांतों के जो शासक हुआ करते थे ना उसको कुमार कहते थे, या आर्यपुत्र भी कहा जाता था, या राष्ट्रिक भी कहा जाता था। समझ गए? पांच गो प्रांत था, उसके जो प्रधान होते थे प्रांत को चक्र भी कहते थे, उसके राजकुमार या राजकुमार को क्या बोलते थे? आर्यपुत्र भी बोलते थे, राष्ट्रिक भी बोलते थे। अब प्रांत को विभाजन किया गया, प्रांत को तोड़ करके क्या बनाया गया? विषय बनाया गया। इसके जो मुख्य होते थे विषयपति होते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। उस टाइम मुखिया जो होते थे ना, प्रधान जो होते थे, ग्रामिक कहलाते थे। गांवों में भी सबसे छोटा होता था, प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक जो होता था ना, जो गांवों को 10 गांवों को देखता था, उसको गोप कहते थे। अभी भी गोप शब्द का इस्तेमाल टाइटल लोग लगाते हैं, बिहार में भी लगाते हैं बहुत सारे लोग, यादव समाज के लोग। मेगास्तीन ने बताया कि 30 सदस्यों का एक मंडल था जो प्रशासन का देखभाल करता था। बिक्री कर जो 10वां भाग वसूला जाता था, और जो बचने का कोशिश करता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। सोच लो जी, कितना मतलब हार्ड था। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसे मौर्य साम्राज्य में आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने बताया है, मेगास्थनीज जो था आया था, मेगास्थनीज क्योंकि वो लेखक था वगैरह वगैरह, वो तो लिखेगा ही। तो मार्ग निर्माण का जो अधिकारी होते थे, इंजीनियर जो होते थे, रोड निर्माण करने वाले अधिकारी जो होते थे, उसको कहा था एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। जस्टिन ने वर्णन किया है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेना में लगभग 50,000 जो सेना थे, घोड़ा वाला सेना थे, 9,000 हाथी था, 8,000 रथ थे। सोचो। एक जस्टिन का कहना था कि 6 लाख की फौज लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? लगभग पूरे भारत को रौंद दिया था। लेकिन ये बात सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कारण ये है कि पश्चिम भारत मतलब समझ रहे, पंजाब वगैरह ये सब एरिया जो था, उसको सेल्यूकस निकेटर से मुक्ति दिलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये बात सही हो जा सकती है। जस्टिन का मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारतवर्ष को रौंद दिया। भाई सोचो। लेकिन इसने ये भी वर्णन किया, जस्टिन ने ये भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेना था ना, वो लुटेरों की सेना थी, लूट मार करता था। हो सकता है इसमें भी सच्चाई हो सकता है। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था उसको नायक कहते थे। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। सोचो, युद्ध में जो सेना का जो अधिकारी होते थे ना उसको नायक कहा जाता था। और जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कहते थे सेनापति। आज भी सेनापति होते हैं, थल सेनापति, वायु सेनापति। लेकिन एक लेखक प्लिनी हुए थे, उन्होंने वर्णन किया कि 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी था उसके पास। सोचो, कुछ कुछ लग रहा है, कुछ मिल रहा है इसमें। 9,000 हाथी का वर्णन तो जस्टिन ने भी ये किया था, प्लिनी भी 9,000 हाथी का वर्णन किया है। तो कुछ आंकड़े हैं, कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन लमसम लमसम यही मान के चलेंगे। अब देखो, इतनी बड़ा साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, उसमें गुप्तचर विभाग भी होगा, है ना? मोसाद जैसा एजेंट भी होना चाहिए उसमें। तो मोसाद का काम करता था महामात्य सर्प, नामीय सर्प, ये गुप्तचर होते थे। और ये सॉरी, इनके नामक मंत्री, महामात्य सर्प नामक जो मंत्री होते थे ना, उनके अधीन गुप्तचर विभाग होता था। और जो गुप्तचर होते थे
जो एजेंट होते थे, रा का जो एजेंट होते थे मोसाद का, उसे गुड़ पुरुष कहा जाता था। ये क्या दूसरे राज्य में जा जा के जासूसी करते थे, मतलब कि मोसाद के एजेंट थे ये। और जो एक ही जगह पे जासूसी करते थे ना, उसको संस्था कहा जाता था। ये दूसरे राज्य में जाके करते थे और एक ही स्थान पे जो करता था, जैसे एनआईए, सीबीआई, ये सब इसको बोल सकते हैं घरेलू चीजों को देखने वाला। नहीं, सीबीआई भी नहीं हो सकता इसमें, सीबीआई का चर्चा हम आगे करेंगे। माने ये छोटा मोटा होते थे पुलिस टाइप का, है ना, एसआईटी वगैरह, हाँ वो ही बोल सकते हैं। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे ना, उनको संचार कहा जाता था, इसको कह सकते हैं सीबीआई, एनआईए। मतलब एक तरह से मौर्य साम्राज्य का सीबीआई था, संचार संस्था जो था पुलिस तरह के था। ये गुप्तचर जो थे ना, ये रॉ थे, रॉ मोसाद। और ये गुप्तचर विभाग के जो मंत्री होते थे उनको महामात्र सर्प कहते थे। अरे भाई नाम तो नाम। अब जनपद अभी भी यूपी में ना जनपद शब्द का उपयोग, जिला के लिए जनपद शब्द का उपयोग किया जाता है। जनपद में न्यायालय होता था ना, न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके न्यायाधीश को राजू बोलते थे। समझ गए, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते थे ना, उसको राजू बोला जाता था। सरकार के पास कुछ अपनी भूमि होती थी, जिसको सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा, मतलब जो बिना वर्षा की अच्छा फसल, उपजाऊ भूमि जो होती थी ना, बिना वर्षा की जो फसल हो जाती थी, उसे कहते अदेव मात्रक भूमि। मौर्य काल में द्रोण जो था ना, अनाज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनी जो था, भारतीय समाज जब वो आया था ना, 7 भागों में बांटा था, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद, 7 भागों में बांटा था। और एक्चुअली क्या था कि उस समय मौर्य साम्राज्य के टाइम में भी ना, उस समय भी वेश्यावृत्ति होती थी। तो जो वेश्यावृत्ति जो जो इस प्रकार जो, मतलब जो लेडीज होती थी, उनको कहा था रूप जीवा। रूप जीवा, जो रूप पर जीती है उसको रूप जीवा कहते हैं। जो वेश्यावृत्ति करती थी महिलाएं, उसको रूप जीवा करते हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम में लोग करते हैं। ठीक है, रूप जीवा कहते थे, रूप दिखा करके फ्लोअर बढ़ाने वाले लोग वैसे ही होते थे, रूप जीवा। हमारे देश में बुद्धिजीवी है, जिनके पास बुद्धि नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों की बुद्धि से जीते हैं, उन्हीं को बुद्धिजीवी कहते हैं। इसी प्रकार रूप जीवा हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य के टाइम में। फिर नंद वंश के विनाश में जो था, चंद्र मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक का सहायता लिया था। मौर्य वंश 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। भागवत पुराण में कहा गया था कि 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण में बताया गया कि 9 ही राजा हुए थे। मौर्य वंश का सबसे लास्ट राजा हुआ था बृहद्रथ। इसके सेनापति था जो ब्राह्मण था, पुष्य मित्र शुंग। 1885 ईस्वी में इसको लपेट लिया। और इसी टाइम इसने एक वंश का स्थापना किया था, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम मौर्य वंश को समाप्त करते हैं।